So hello everyone, welcome all of you. Friends, today we are going to discuss a very important news that is related to the failure of Silicon Valley Bank. आपने रिसेंट पे देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ आई हुई है और आपका न्यूज़पेपर आपका पूरा भरा हुआ होगा ऐसी न्यूज़ से, ऐसी खबरों से जहाँ पे बता रहे हैं क्या मंदी आने वाली है, क्या 2008 की तरह फिर से मंदी आने वाली है, क्या फिर से जो आपका बैंक का फेलियर हुआ था उसके बाद में डिफरेंट सेक्टर में वो मंदी स्टार्ट हो गई थी, फिर से कंपनी जो अपने एम्प्लॉइज़ हैं उनको ले ऑफ करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बहुत सारे जो सेक्टर है उसमें फिर से क्या होगा, वर्कर्स को निकाला जाएगा। क्या ऐसा होने वाला है? आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है इसका इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। क्यों ये बोला जा रहा है कि जो इंडिया में स्टार्टअप है, चाहे आप पेटीएम की भी बात करो, मेजर अगर स्टार्टअप की हम बात करें, कार वाले की बात करो, क्या इन पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा और क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों बोला जा रहा है कि मंदी आने वाली है। सारी चीज़ों को जानेंगे इस छोटे से लेक्चर में और मैं आपको बताऊंगा कि ये इशू है क्या। पहले मैं आपको बता दूं कि सिलिकॉन वैली बैंक वर्क कैसे करेगा, कहाँ पे इस्टेब्लिश है। तो न्यूज़ क्या थी, आपका 10 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। किसने? आपका कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन। इन्होंने क्या बोला कि ये बैंक क्या हो गया, अब इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इन्होंने इस बैंक को बंद कर दिया गया। कोई भी एडवांस नोटिस यहां पे नहीं दिया गया, देयर वाज नो एडवांस नोटिस। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक शॉकिंग न्यूज थी स्पेशली टेक्निकल सेक्टर के लिए। ठीक है, जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, जो लोग अपना न्यू स्टार्टअप खोलना चाह रहे थे उनके लिए, जिन लोगों का स्टार्टअप में पैसा लगा हुआ था उनके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, वहाँ पर जब ट्रिगर किया और बहुत सारा ये फेलियर होने के बाद में लोगों में क्या हुआ, एक तरीके से जिन लोगों का पैसा इस बैंक में डिपॉजिटेड था तो उन लोगों में पूरी तरीके से एक फियर जनरेट हो गया। तो उस फियर को थोड़ा कम करने के लिए यहाँ पे अपने डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो FDIC है उसने क्या किया, एक क्रिएट किया एक डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक। ठीक है, इसको उन्होंने क्रिएट किया और उन्होंने बोला कि यहाँ पर 2.5 लाख US डॉलर तक, ठीक है, 2.5 लाख US डॉलर तक हम इंश्योर कर सकते हैं। एक कैप लगा दी। अगर आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने एक कैप लगा दी कि फंड जो है इतने तक हम उसको इंश्योर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उनके पास सिर्फ इतना मनी है जिससे वो जो डिपॉजिटर्स का लॉस हुआ है उसको क्या कर पाए, उसको उसकी भरपाई कर पाए। बट मैं आपको बता दूं, अगर इस बैंक की बात करें तो 89% जो इसमें डिपॉजिट है वो अनइंश्योर्ड है। इसका मतलब उसका कोई इंश्योरेंस है ही नहीं, तो इसलिए लोगों में पैनिक है। ठीक है, तो बहुत ही स्मॉल आपका डिपॉजिट है जो इंश्योर्ड डिपॉजिट है, बाकी इंश्योर्ड नहीं है। तो इसका मतलब वो पैनिक क्रिएट हुआ और बहुत सारा लॉस आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि इसमें रिपल इम्पैक्ट्स जाएंगे तो धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट बढ़ेगा। पर क्या इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि मंदी आ जाएगी? सबसे पहले जानते हैं कि SVB वर्क कैसे करती है। आपका सिलिकॉन वैली, देखिए पहले आप सिलिकॉन वैली टर्म को ही समझ लीजिए। सिलिकॉन वैली जो रीजन है ये आपका कहाँ पे है, कैलिफोर्निया स्टेट में है। कैलिफोर्निया स्टेट में है ये आपका USA में। और ये जो रीजन है ये बेसिकली क्या है, ये सर्व करता है एज ए ग्लोबल सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, जो टेक सेंटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहां पे डेवलप हुई है ये वो रीजन है। अगर मैं बात करूं 1950s की, 1950s में सिलिकॉन वैली में स्पेशली बेल लैब ने ट्रांजिस्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांजिस्टर्स उनकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया था। तो मेजर रोल था। ठीक है, ट्रांजिस्टर मैन्युफैक्चर स्टार्ट होने हुए थे। मैं आपको ट्रांजिस्टर को बता दूं कि ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें पहले मेनली आपका सिलिकॉन का यूज किया जाता था और सिलिकॉन आपकी सेकंड मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है अर्थ क्रस्ट में, इसीलिए इसको सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है क्योंकि ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई और ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें आपका मेनली सिलिकॉन सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। और ट्रांजिस्टर कहाँ पे यूज होता है, अगर आपके फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपके पास इक्विपमेंट है उसमें आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता है और उस इंटीग्रेटेड सर्किट में जो आपका होता है वो क्या होता है, वो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स के
मिलके बना होता है, ठीक है। तो एम्प्लीफिकेशन डिवाइस है ट्रांजिस्टर आपकी, कि आपको एम्प्लीफाई करना है सिग्नल को, तो आप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। और आईसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर आप देखेंगे तो वो क्या यूज होता है, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर का बना होता है। ट्रांजिस्टर आपका किसका होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली। ये तो इसका था नामकरण कि कैसे ये सिलिकॉन वैली बोला गया, ठीक है। इंडिया की सिलिकॉन वैली आपको पता है, बेंगलोर इंडिया की सिलिकॉन वैली है। तो यहां पर क्या है, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सेक्टर है, उसका पूरा हब है यूएसए में। मिलियंस लोग यहां पे काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडियंस की, तो अगर मेजोरिटी ऑफ इंडियन जो माइग्रेट होके जाते हैं तो आपके इस कैलिफोर्निया रीजन में, सिलिकॉन वैली रीजन में ही रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो क्या है, टेक सेक्टर में जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके एसवीबी बैंक की। अब आ जाते हैं आपके एसवीबी बैंक। अब ये बैंक आपका फेल क्यों हुआ, सबसे पहले इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहली चीज क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर आपका टेक सेक्टर का हब है। तो ये बैंक क्या करता है, ये बैंक उन्हीं लोगों के लिए काम करता है। अगर इसका मेजर फंक्शन देखें तो वहां पर जो आपके टेक सेक्टर में लोग हैं, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है, वेल्दी वर्कर्स है, या फिर फाउंडर्स लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप के जो फाउंडर्स होते हैं, वे लोग मेजरली इस बैंक की सर्विस लेते हैं। तो वो लोग इसके कस्टमर हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में जो लोग हैं वो क्या है, एसवीबी जो आपका सिलिकॉन वैली बैंक है, इसके कस्टमर थे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, अपने मनी को डिपॉजिट किया इन्होंने एसवीबी के किसी भी बैंक में। आपको पता है कि बैंक का मेन फंक्शन क्या रहेगा, लैंडिंग एंड डिपॉजिटिंग, ठीक है। कि तो बैंक क्या करेगा, लैंड करेगा, डिपॉजिट कराएगा अपने कस्टमर से। तो यहाँ पर उन्होंने अपना पैसा लैंड किया। अब वो पैसा कहाँ से लेते हैं, आपको पता है कि या तो उसका खुद का मनी होगा, या फिर वो क्या करते हैं, स्टार्टअप्स जो होते हैं, तो बेसिकली जो भी फाउंडर होते हैं वो क्या करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं लोग, जो और ज़्यादा वेल्दी जो इंडिविजुअल्स होते हैं, बिजनेस जो हाउसेज के जो मालिक होते हैं, उन लोगों से पैसा लेते हैं। उन लोगों से वो क्या करते हैं, फंड जनरेट करते हैं। जैसे आप शार्क टैंक देखते हैं, शार्क टैंक में लोग जाते हैं, अपना आइडिया देते हैं और वहाँ से फंड लेके आते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, कोई भी स्टार्टअप होता है वो क्या करता है, अपना फंड जनरेट करता है। उस फंड को वहाँ से लेके ये एसवीबी बैंक में रखते थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, वहां से फंड लिया, एसवीबी बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जब फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो वे एसवीबी से ले लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जब एसवीबी जो सिलिकॉन वैली बैंक फेल होगा तो क्या होगा, उनका डिपॉजिट वहां पे अटक जाएगा। तो स्टार्टअप में तो क्या होगा, वहां पे स्टार्टअप अपने जो पे नहीं कर पाएंगे, जो डेली उनका जो खर्च होगा, या फिर आगे जो उनका एक्सटेंशन होगा, कुछ भी चीज़ें होंगी, तो उनका वर्क रुक जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि इंडिया, स्पेशली जो इंडियन में जो स्टार्टअप है, वो इसकी सर्विस बहुत लेते थे सिलिकॉन वैली बैंक की। इसलिए वहाँ पे एक फियर है कि ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और आने वाले टाइम में जो स्टार्टअप वेव इंडिया में स्टार्ट हुई है, इंडिया क्या है, इंडिया आज के टाइम में थर्ड लार्जेस्ट प्लेस है स्टार्टअप के लिए, थर्ड लार्जेस्ट प्लेस है स्टार्टअप और इनोवेशन हब है, ठीक है। तो तीसरी आपका, तो ये एसवीबी जो बैंक है, कोई भी बैंक क्या करता है, आपको पता है कि वो लैंड करता है उसने या फिर वो बैंक क्या करता है, बॉन्ड खरीदता है, ठीक है। तो इस बैंक ने बहुत सारे बॉन्ड खरीद लिए, किससे, वो कस्टमर का जो डिपॉजिट है उससे। तो बॉन्ड खरीद लिए। अब बॉन्ड खरीदे हुए क्या थे, पहले टाइम के थे। अब क्या हुआ, इसी टाइम पे फेडरल बैंक जो है यूएस का, उसने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, इसको तो लॉस हो गया, क्योंकि इसके बॉन्ड तो कंपैरेटिवली अगर आज के टाइम के देखा जाए तो लॉस पे जाएंगे, पहले इसने खरीदे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर भी एक छोटा सा आपका फेडरेशन, इसका मेजर इंपैक्ट नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि फेडरल बैंक ने जो आपका इंटरेस्ट रेट हाइक किया है उससे बहुत मेजर इंपैक्ट होगा, पर मैं आपको बता दूं कि ये उतना मेजर इंपैक्ट नहीं होता अगर इन एसवीबी बैंक को अपने बॉन्ड लॉस पे अभी बेचने ना पड़ते, क्योंकि इनको इमरजेंसी में बेचने पड़े। क्यों बेचने पड़े ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है। अब हुआ क्या, कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन जो आपका टेक्निकल सेक्टर में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कोरोना पीरियड के टाइम पे। उसके बाद में कोरोना पीरियड गया, कोरोना पीरियड जाने के बाद में वो जितना उनका ग्रो हुआ था
क्योंकि इमरजेंसी कुछ ऐसी सर्विसेज चली टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की, अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में ये ग्रो हो गया उस टाइम पे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो इन्होंने रिक्रूट किया, बहुत सारा एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद में जैसे ही कोरोना खुला तो उनका जो ग्रोथ है, उनका जो प्रॉफिट है, उतना मार्जिन आया नहीं। जैसे मार्जिन आया नहीं तो इस टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, इस जो आईटी सेक्टर है उसमें क्या स्टार्ट हुआ, उसमें वहां पर क्राइसिस आ गई। और क्राइसिस के बाद में आपने देखा होगा कि रिसेंटली गूगल हो या फिर दुनिया भर की जो जो टेक सेक्टर की कंपनीज हैं, उन्होंने ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, अपने जो वर्कर हैं उनको निकालना स्टार्ट कर दिया। और इसी के साथ इसी जो क्राइसिस का असर क्या हुआ, जितने भी टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में स्टॉक थे उनकी वैल्यू नीचे जाने लगी। ठीक है, नीचे जाने लगी, एक क्राइसिस की कंडीशन जनरेट हो गई। जब क्राइसिस की कंडीशन जनरेट हो गई तो सिलिकॉन वैली बैंक में, आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर है, इसी से रिलेटेड टेक सेक्टर है, इसी से रिलेटेड इंडिविजुअल का पैसा है, तो उनके पास उनको डिमांड आई कैश की। अब उनको अपना चलाना था भाई, आपको अपना स्टार्टअप खोला हुआ है तो पे तो करना पड़ेगा, वर्कर की सैलरी भी आप देंगे, अदर फंक्शन भी होते हैं, तो उसे चलाने के लिए उन्होंने किस चीज़ का रुख किया, वो गए एसवीबी के पास, बोले हमें हमारा डिपॉजिट दीजिए। अब ठीक है, हमारे पास ना तो फंड जनरेट हो रहे, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में स्टॉक गिर रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, इन्वेस्टर राउंड से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो डिपॉजिट अब रखा हुआ है उस डिपॉजिट को वो निकालने लगे। ये पैनिक की कंडीशन क्रिएट हो गई यहाँ पे, जैसे ही वो पैसा निकालने लगे। अब देखिए कहीं पे भी बैंक फेल कैसे होता है, जब ट्रस्ट जो होता है, जो डिपॉजिटर का ट्रस्ट है, वो डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ, जैसे ही लोग निकालने लगे तो उन्हें लगा कि अनइंश्योर्ड है भाई, इंश्योरेंस तो सिर्फ 10 to 15% जो डिपॉजिट है उसी का है, बाकी तो अनइंश्योर्ड है, तो उन्होंने वो जल्दी जल्दी निकालना स्टार्ट कर दिया। तो इस पैनिक की कंडीशन में ही क्या हुआ, आपका एसवीबी बैंक ने क्या किया, देखिए स्टार्टअप ने क्या किया, अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इस एसवीबी बैंक ने अपने डिपॉजिटर को पैसा देने के लिए दो चीजें की। एक तो जो अपने बॉन्ड थे उनको क्या किया, उन बॉन्ड को लॉस पे बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपने जो बॉन्ड इन्होंने खरीदे हुए थे तो को बेचना स्टार्ट कर दिया लॉस पे। एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ। दूसरा, उन्होंने सोचा कि एसेट बेच के भी हम काम चला सकते हैं, पर दोनों चीजें करने के बाद में भी जो बैंक है वो अपने डिपॉजिटर के पैसे नहीं दे पा रहा था, तो फाइनली ये बैंक आपका कोलैप्स्ड हो गया। ठीक है, ये बैंक आपका क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, इंसॉल्वेंट एक तरीके से हो गया कि भाई अब तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो उसी के लिए मैंने आपको बताया था कि एक जो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो एक नेशनल बैंक क्रिएट किया है कि कम से कम जो इंश्योर्ड अमाउंट है उसको तो हम पे कर पाए। ठीक है, तो ये टोटल हुआ था। अब बात करते हैं क्या इंडिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं बात करूं स्टार्टअप सेक्टर की, तो हाँ, स्टार्टअप सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का जो स्टार्टअप सेक्टर है वो बाहर से जो फंड लेता है तो किसी बैंक की सर्विस लेता है। तो यहाँ पे इन्होंने एसवीबी बैंक की सर्विस ली थी, तो वहाँ पे जो उनको फंड मिला था उन्होंने डिपॉजिट किया था एसवीबी बैंक में। तो हाँ, आपका जो स्टार्टअप सेक्टर है उस पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। कुछ क्राइसिस आएगी, बट उतनी मेजर क्राइसिस नहीं आएगी। वो क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे सारे स्टार्टअप जो है वहीं से फंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, इंडिया में भी आपने देखा होगा कि स्टार्टअप की वेव है, और बहुत सारे जो इंडिया के भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो भी इंडिया में क्या कर रहे हैं, जो स्टार्टअप है उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं। तो हाँ, कुछ एक्सटेंट तक आप कह सकते हैं कि जिनका भी डिपॉजिट ज़्यादा होगा, अनइंश्योर्ड अमाउंट होगा, उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। पर दूसरा क्या है, लोग कह रहे हैं कि ये मंदी आ गई है और जो बैंकिंग सेक्टर है पहले वो जाएगा। क्या ऐसा होगा, क्या इंडिया के जो बैंक है उन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा? तो इस पे नजर मार लेते हैं कि इंडिया के जो बैंक है उन पे इंपैक्ट पड़ेगा क्या। तो वेंचर कैपिटलिस्ट मैंने आपको बता दिया कि वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं। ये वर्ड आप बहुत बार सुनेंगे। एसवीबी बैंक का जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो फेलियर है उसमें आप ये टर्मिनोलॉजी सुनेंगे कि वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट सिंपली कौन है, वो लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी नए स्टार्टअप में। वेल्दी इंडिविजुअल्स है ये। ठीक है, तो ये प्राइवेट इक्विटी की फॉर्म होती है। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट इक्विटी, जैसे आपने देखा कोई कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में है, स्टॉक मार्केट में वो क्या कंपनी क्या करती है, स्टॉक मार्केट में वो कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेती है, क्योंकि वो तो लिस्टेड है। लिस्टेड कंपनी को रिटेल इन्वेस्टर, कोई और भी इन्वेस्टर सब मिल जाएंगे, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बट जो छोटे स्टार्टअप होते हैं, छोटी कंपनीज होती है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती है, तो उनको अगर
अपने में इन्वेस्ट कराना है तो ये इस टाइप से वेंचर कैपिटलिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, इसलिए इसको प्राइवेट इक्विटी की फॉर्म बोला जाता है और उसे पब्लिक इक्विटी बोला जाएगा। जो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू ले रहे हैं वो पब्लिक इक्विटी की फॉर्म होगी और प्राइवेट इक्विटी होगी जब आप स्टॉक मार्केट में तो आप लिस्टेड नहीं हो, तो आप छोटी कंपनी हो, स्टार्टअप हो, तो आपको पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट देते हैं। ठीक है, तो वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो नए नए जो आपके लॉन्ग टर्म उनको दिखता है कि कोई ग्रोथ पोटेंशियल है तो उसमें अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिया में बैंकिंग सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का भी बैंकिंग सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा, इतना बड़ा बैंक फेल हो गया। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी बोरोइंग अगर बाहर से बात की जाए सिर्फ 4 से 5%। इंडियन बैंक्स जो है वो जो उन्होंने बोरो किया हुआ है उन्होंने सिर्फ 4 से 5% जो है टोटल उनकी जो बैलेंस शीट है उसका 4 से 5% अपना बाहर से बोरो किया है। और जो मैक्सिमम उनके लेंडर जो उनके हैं तो वो कौन है, वो आपके 99% आपके इंडियंस हैं। ठीक है, तो ये बड़ा रेमिफिकेशन नहीं होगा। तीसरी चीज क्या है कि जो इंडिया के जो बैंक है वो उनका एक्सपोजर टेक सेक्टर को, स्टार्टअप को, क्रिप्टो करेंसी, इन सब चीज़ों को क्या है बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इसलिए भी इंडिया के जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और लास्ट क्या है, आपको एनपीए का पता होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इंडिया में अभी एनपीए का कंटेक्स्ट देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा लो हुआ है। रिसेंटली मेजर रिफॉर्म्स के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं, उसकी वजह से एनपीए क्या हुआ है वो लो हो गया है। तो इसकी वजह से भी आपका जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया का वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो मेजर इम्पैक्ट नहीं होंगे बैंकिंग सेक्टर पे। पर मैं आपको बताऊं स्टार्टअप की, तो हाँ स्टार्टअप सेक्टर जो है उस पर कुछ इम्पैक्ट जरूर जाएगा। ठीक है, और बाकी अक्रॉस द ग्लोब बोला जा रहा है कि सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस भी हुआ है, यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से भी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, आपने देखा होगा ग्लोबली इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। तो हाँ थोड़ा इम्पैक्ट तो ग्लोबली होगा, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी इकोनॉमी क्या नहीं है, कोई भी इकोनॉमी एक दूसरे से अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड सिस्टम हो चुका है। हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहाँ पे अगर कहीं पे भी एक इवेंट होती है तो उसके रेमिफिकेशन, उसके इम्पैक्ट दूसरी जगह जरूर होते हैं, बट वो किस लेवल तक होंगे या किस लेवल तक नहीं होंगे ये डिपेंड करता है आपकी कंट्री की रेजिलियंस क्या है। आज के टाइम की इंडिया की बात करें तो इंडिया एमर्ज हो रहा है, इंडिया की ग्रोथ भी अच्छी है और इंटरनली हम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उतना मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा, बट हाँ इम्पैक्ट होगा, उस सेक्टर पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा।